नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। आज की वीडियो में हम अपना पुराना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आगे के 15 क्वेश्चन और बचे हैं उस टॉपिक के, तो उनको भी करेंगे। इन क्वेश्चंस में सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस की कवर हो जाएगा और एक आध टॉपिक बचेगा वो मैं अलग से करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन रीड करें जरा। क्वेश्चन कहता है कि ये तो कल हो गया था। एक निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% के लाभ पर एक खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता पर उस पर 19% का लाभ लेता है और ग्राहक को 17,045 रुपये में बेचता है। निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? निकटतम पूर्णांक में पूछा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, डाटा एग्जैक्टली कट गया था। इस क्वेश्चन में डाटा एग्जैक्टली नहीं कट रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 19 है, 11 है, तो ये प्राइम नंबर्स को रोल प्ले करेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता है या तो प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी पूरी नहीं होती है, तो हमें वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेशन 5th क्लास का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे, देखिए कैसे। तो थोक विक्रेता को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। थोक विक्रेता के ये निर्माता है, पहले निर्माता एक थोक विक्रेता को बेचता है, तो ये चैन होती है। जो ये थोक विक्रेता होते हैं ये निर्माता से लेते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है, फिर थोक से दुकानों पे आता है जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं, और वो फिर ग्राहकों को बेचते हैं। तो यही 3 साइकिल इस क्वेश्चन में दी गई हैं। तो देखिए, थोक विक्रेता को मैंने टी से लिख लिया है, उससे पहले निर्माता को मैं प्रोड्यूसर पी से लिख रहा हूँ। पी से गया थोक विक्रेता पे, थोक विक्रेता से गया रिटेलर के पास, अरे क्या कर दिया, रिटेलर के पास गया और रिटेलर ने किसको दे दिया? ग्राहक को, कस्टमर को, ठीक है। इसने किसको दे दिया? कस्टमर को दे दिया। तो यहाँ पे ना अब उसने बोला है कि देख, हर एक ने प्रॉफिट लिया है, तो चीज़ें महंगी होती जाती हैं, सबको पता ही है। बनने के बाद हर जगह पे रेट बढ़ता है, तो इसमें भी बढ़ा है। वो कहता है कि निर्माता ने इस पर 11% का लाभ लिया है। तो 11% का लाभ लिया है, मैंने बताया था कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर कोई वस्तु है उस पर हम प्रॉफिट या लॉस लेते हैं, तो वो पहले 100% रहा होगा उसका प्राइस, उसी के ऊपर आप ऐड ऑन करते हो जितना भी परसेंटेज का प्रॉफिट है, और माइनस करते हो अगर लॉस है तो 11% का प्रॉफिट है। तो ये अगर 100 है तो ये इसका कितना परसेंट हो गया होगा? ये मैं प्लस 10% लिख रहा हूँ इधर, पहले तो 10% का नहीं 11% का ले रहा है, ये 11% का प्रॉफिट ये ले रहा है, ठीक। फिर इसने लिया है कितने परसेंट का? 15% का इसने लिया है, तो प्लस 15% ये हो जाएगा। और कस्टमर को कितने में दे रहा है? वो 19% का प्रॉफिट ये कमा रहा है इस पर रिटेलर, 19% का। तो देखिए चैन रूल मैंने बताया था, सक्सेसिव मेथड जो था उसी से हम करेंगे। 11% की कोई फ्रैक्शन होती नहीं है, तो 11% जब ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 111/100 करेंगे इसको। मान लें निर्माता ने पी में बनाया, वो प्रोड्यूसर को मान लेंगे उसका सीपी पी है, ठीक है। पूछा क्या है इसने? उसका लागत मूल्य ही पूछा है, और वो भी निकटतम पूर्णांक में। तो लागत मूल्य मैंने पी मान लिया, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया तो उसका जो खर्चा है वो मैंने पी मान लिया है। अब ये इतना जो प्रोसेस है यहाँ तक का, ये इसके लिए क्या है? सीपी है। अब जब ये इसके लिए सीपी है और इसने यहाँ पे जो प्रॉफिट लिया है, तो ये ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये भी 100 में 15% ऐड करके 115% हो जाएगा, और ये परसेंट को फ्रैक्शन में हमने बना लिया है। लेकिन हम जानते हैं 15% की फ्रैक्शन होती है, 15% को आप लिख सकते हो 3/20, क्योंकि 5% के होते हैं 1/20, और ये 5 3 15 है, तो ये 3/20 हो जाएगा। और 15% ऐड होके जाएगा, तो 20 + 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो मैं इसको फ्रैक्शन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन को छोटी करा देगा, 23/20, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये रिटेलर के लिए सीपी है यहाँ तक, रिटेलर ने भी इस पर प्रॉफिट लिया है 19% का, तो 19 प्राइम नंबर है, कोई इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 19/100 ही आएगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 119/100। अब ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए हो गया? कस्टमर के लिए हो गया। और कस्टमर ने खरीदा कितने में है इसको? कस्टमर ने इसको खरीदा है 17,045 रुपये में, ठीक है। इतना ही गिवन है इसके अंदर, 17,045 में। तो अगर तुम देखोगे 23 से इसको डिवाइड करोगे, या इसको 111 को मैं लिख देता हूँ, क्या होता है
ये होता है 37 मल्टीप्लाई 3, ये 37 मल्टीप्लाई 3 होता है। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, 3 की डिविजिबिलिटी यूज़ करिए, 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 10 7 17, 17 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो जब 17 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा इसको 37 इंटू 3 लिखने में, ठीक है। और 37 का डिवाइड करेंगे, 37 का हमें टेबल भी नहीं आता है। तो देखना अगर मैं इसको 110 लिख लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 110 लिख लूँ तो लगभग इतना ही रहेगा और बहुत थोड़ा सा मामूली सा अंतर आंसर के ऊपर आएगा। तो देखिए यूज अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ मैं, यूज अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा p मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ये 23 और 20 के बीच अगर मैं देखूंगा तो ये 23 को अगर मैं 20 ही लिख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसके लिए अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं करूँगा 23 के लिए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे का ऐसे लिखूंगा 23 अपॉन 20, क्योंकि छोटा नंबर है। अगर हम छोटे नंबर पे अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं ना तो वो आंसर के ऊपर बड़ा इफेक्ट आता है, ठीक है। वो मैं अब समझा दूंगा कैसे डिटेल में जब कराऊंगा, लेकिन वो मैं अप्रोक्सीमेशन में ही समझाऊंगा जब अप्रोक्सीमेशन कराऊंगा। बेसिक की एक मैं सीरीज लेके आऊँगा जिसमें बस बेसिक कराएंगे, जो 5th से 8th तक या 10th तक जो बच्चे छोड़ देते हैं ना अपना बेसिक्स, और फिर उसका बेसिक बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो बेसिक ढूंढते रहते हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग से सीरीज लेकर आऊँगा। वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के अंदर मैं इसको समझाऊंगा कि ये ज़्यादा इफेक्ट क्यों डाल देगा अगर मैं इसको अप्रोक्स करने की कोशिश करूँगा तो, ठीक है। इसको मैं 120 लिख सकता हूँ, 119 120 के पास है, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 माइनस किया था और इसमें मैंने 1 ऐड किया है, तो लगभग वहीं पर जाके आंसर टिकेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। और किसके इक्वल हो गए 7045 के। अब देखो एक जीरो से ये जीरो गई, इस वाली जीरो से ये जीरो गई, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, ठीक है। अब 11 से इसको डिवाइड करो पहले, 11 1 जा 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 6 बचा, 6 और 0 60, 11 5 जा 55, 5 बचा, 5 4 54, तो 11 4 जा 44, 9 बचेगा, 9 और 5 95। तो ये अप्रोक्सीमेशन में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ वैसे तो 9 भी, लेकिन 8.9 करके मैं लिख दूंगा इसको, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 पॉइंट और 3 3 जा 9। देखो 3 से कंप्लीट हो गया डिवाइड। अब यूज़ करो इसको, क्या करना है, p मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 5 है उधर जाएगा, वो क्या था 156.3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये करेंगे अब, तो 23 से इसको डिवाइड कर लो, 23 1 जा 23, 23 2 जा 56 और सॉरी 46 बचा, 5 और 6, 23 2 जा 46, 10 बचा, 10 और 3 103 हो जाएगा, और 25 5 जा होता है कितना 105, तो ये लगभग 22.5 आ जाएगा। तो जब मैं 22.5 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखना क्या आएगा। अभी 100 की मल्टीप्लाई बाद में कराएंगे, पहले 5 से करा लो। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। डेसिमल कहाँ आना था, यहाँ आना था, लेकिन वहाँ पे क्या है दो जीरो है, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा, तो 11,250 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए जो 11,250 के आसपास है, कोई तो आंसर होगा इसमें। कितना है 11,220 है, तो बस 30 एक्स्ट्रा आया है, लेकिन पास है, अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया है तो इतना ही आएगा। और देखना इससे जो पीछे के ऑप्शन है, इससे जो पहला ऑप्शन है जो जस्ट इसके पीछे है वो कौन है 10,200 है, ये हमारा आंसर है। इसको मैं लिख देता हूँ, इससे पहले कौन है ऑप्शन में 10,200 ये है। तो देखना लगभग 1000 पीछे है, और जो इससे आगे ऑप्शन है वो कितना है, वो है हमारा 13,520। तो देखना 2000 आगे जा रहा है लगभग। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे पूरा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये था मतलब ऑप्शन। अगर मैं इसको कैलकुलेशन को देखूँ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अप्रोक्सीमेशन देख लेना होता है कि अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
ऑप्शन दूर दूर है, काफ़ी हज़ार हज़ार का अंतर है, और अप्रोक्सीमेशन में उससे पहले ही हमारा आंसर हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हुए दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। जब आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ करोगे ना, जब आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ करोगे तब आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए ज़रा। जैसे मैंने इसमें 1 ऐड किया था यहाँ पे, 1 माइनस किया था, तो छोटे नंबर से इधर डिवाइड होगा, और जब छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। जैसे 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो छोटे नंबर से डिवाइड करने पे आंसर बड़ा आता है। तो इसलिए अगर इसमें मैंने माइनस किया है तो छोटा नंबर था और आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो देखिए बड़ा आया भी है। और जितने मैंने ये भी बताया था कि छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो इफेक्ट उसका बड़ा होता है। अब ये कंपैरेटिवली 119 इससे बड़ा नंबर है, तो इसको जब मैं इसमें एक और मैंने ऐड किया और डिवाइड किया तो इसका इफेक्ट इतना नहीं हो पाया कि ये उसको और क्लोज कर, मतलब उसके पीछे ले जाए एक्चुअल आंसर के। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अप्रोक्सीमेशन हमारा ठीक ठाक बैठ गया इसमें। ये ऐसे ही कैलकुलेशन को वहाँ पे सॉर्ट करना होता है क्वेश्चंस के अंदर। अब देखना आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं 60 मिनट में, 8-8 मिनट बच जाते हैं, 8-8 मिनट पेपर के अंदर। तो 8 मिनट बचाने के लिए कैलकुलेशन में ये चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़िए जरा। ये कह रहा है आदित्य अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ी, मतलब जो हैंड वॉच होते हैं उनको बोल रहा है, में से प्रत्येक को 12,600 रुपये में बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी में 10% की हानि हुई। कुल हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो कल मैंने एक ऐसा फॉर्मूला डिस्कस किया था, कल नहीं परसों वाली वीडियो में, जो पहली वीडियो थी मेरी। इतनी अच्छी नहीं हुई थी वो वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी, और इस वाली वीडियो को देखोगे तो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी है उससे। कि उसमें मैंने इसको फॉर्मूले को डिस्कस किया था, तो उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस इनके इक्वल करने के पे आऊँगा ना, ये परसेंटेज लेके, जो सेलिंग प्राइस का वो रेशो तुम निकालते हो, तो रेशो से अगर मैं उनका सेलिंग प्राइस को इक्वल करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा तो 10 सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। वहाँ पे स्टार्टिंग में ये मेरा नीचे गलत लिखा गया था 100, लेकिन ये 200 है, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें ये बताया था, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव होगा और अगर नेगेटिव है तो लॉस होगा। और मैं यूज़ भी करता हूँ, प्रॉफिट के साथ प्लस साइन लिखता हूँ और लॉस के साथ माइनस साइन लिखता हूँ, तो वहाँ से भी आप उसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारा प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारा लॉस हुआ होगा, ठीक है। और इसमें भी प्रॉफिट की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे लॉस की वैल्यू को। तो वैल्यू रखिए जरा इसके अंदर। प्रॉफिट और लॉस में लिख देता हूँ पहले कितने परसेंट है। प्रॉफिट है हमारा कितने परसेंट, 26%। 26% हमारा प्रॉफिट है, और लॉस कितना है हमारा, लॉस है हमारा 10%। 10% हमारा लॉस है। वो क्वेश्चन आपको बाद में एडिट होके लगता है उधर, तो मैं इसलिए बुक में ही क्वेश्चन देखता हूँ। तो देखिए अब रखिए इसके अंदर 100 इंटू में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इंटू में 26 माइनस 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई माइनस 10 अपॉन 200 प्लस 26 माइनस 10। यही है, तो ये 10% था ना, ये 10% की आने हुई है उसको। तो देखिए क्या आएगा, ये बचेगा यहाँ पे 16, तो ये 1600 हो जाएगा। 1600 इतना ही होगा, बिल्कुल सही। 26 2 जा 52 और 10 520, और ये प्लस माइनस माइनस अपॉन 216। 216 6 का क्यूब है, ध्यान रखना, 216। अब कैलकुलेट करोगे इसको, 500 माइनस करोगे, पहले सीधा 600 माइनस कर लो। 600 माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा, लेकिन कितना एक्स्ट्रा घटा दिया है, 80 एक्स्ट्रा घटा दिया, तो उसको वापस जोड़ दो, तो 1080 इसका क्या हो जाएगा, माइनस करके आएगा, और अपॉन में 216। अब देखो ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा,
18 1 जा 18, 3 बचे और 18 2 जा 36 और 18 9 जा 108 और सॉरी 18 6 जा गलत कर दिया 18 6 जा 108 और 0 जा 0 और 12 5 जा 60। तो जो हमारा प्रॉफिट ये कैसा आया 5 पॉजिटिव आया है, 5 कैसा आया है पॉजिटिव आया है और ये परसेंटेज में आता है, इसको यहाँ पे परसेंटेज भी लिखो साथ में। तो ये क्या आया प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट 5% आंसर ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ट है। ये मेरी कैलकुलेशन करते हुए बताने में टाइम लगा है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम के अंदर इसको नहीं लिखना पड़ता ना, ये वैल्यू पुट करके लिखनी पड़ती, सीधा ये वाली लाइन लिखी जाती है। अगर आप इस लाइन को सीधा लिख पा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस ठीक है। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा भी और क्या करोगे, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और 2 लाइन में तुम्हारा काम हो जाएगा। एक रफ शीट भरो, जब तक तुम एक रफ शीट भरने के लिए प्रैक्टिस नहीं करवाते हो कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस एक ही पेज पे आ जाए, 25 के 25 क्वेश्चन मैथ्स के पेपर के अंदर या 30 के 30 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर, तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस वो कब होगी, जब तक तुम यहाँ तक की वैल्यू को डायरेक्ट लिख पा रहे हो कैलकुलेट करके, तो तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए अब। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशांत 8,000 रुपये का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि ज्ञात करे जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपये लेता है। तो जो ये परसेंटेज वगैरह निकाल के आएगा ना, उसमें 200 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि होम डिलीवरी का चार्ज अलग है। ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कुछ फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, तो वहाँ पे तुम्हें क्या होता है कि डिस्काउंट के बाद वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब जो आप खरीदते हो, फिर उसके बाद डिलीवरी चार्ज उस पर अलग से ऐड होकर आता है, तो वो डिलीवरी चार्ज है। ये 2 बातें तो तुम सेल जब खरीदारी करते हो ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको मिल जाती हैं, लेकिन इसके अंदर वो टैक्स भी पे करता है बीच में, खरीदने के बाद टैक्स भी पे करता है अलग से। तो वो देखिए क्या है, क्या करना है। तो इसने दिया है कि कितने का सामान खरीदा, 8,000 का, 8,000 का सामान है, सामान की जो कीमत है वो कितनी है, 8,000 है। 8,000 उस पर लिखा हुआ है और दुकान वाले के पास है 8,000 का। अब इसके ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10% का। 10% डिस्काउंट देगा तो 100% था कॉस्ट प्राइस, उसमें से 10% डिस्काउंट हो गया, माइनस हो गया 10, तो कितना बचा, 90 बचा। तो कीमत अब इसकी 90% रह गई और 90% की हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉरी यहाँ पे 90% की हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी। ठीक है, 9/10 को जब हम अब वो क्या कह रहा है, 7.5% का उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है। चलो मैं पहले यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, क्या 90% की फ्रैक्शन, तो 90/100 करोगे, 0 से 0 कटेगी, 9/10 बचेगा। 7.5% की फ्रैक्शन निकालोगे तो देखो 7.5% की फ्रैक्शन तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या करना है, 7.5 का दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15% की फ्रैक्शन तुम्हें पता है कितनी होती है, हमें पता है 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो ये हमने इसका डबल किया है, तो इसका आधा करेंगे, इसी का आधा करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये उसने टैक्स पे किया है तो मतलब प्राइस बढ़ जाएगा टैक्स करने के बाद। अब जब प्राइस टैक्स करने के बाद बढ़ेगा 40 पे 7.5% बढ़ेगा तो वो 3 ऐड हो जाएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा अपॉन 40। ये उसने पे करना है। ठीक है, ये उसका क्या है, रिक्वायर्ड सीपी है जो हमें निकालना है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू आएगी। अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है ये बल्कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें जो कैश ऑन डिलीवरी जो होती है वो भी 200 भी ऐड करना है। तो ये सीपी अभी जो दुकान से खरीदारी की है उसके लिए है। तो 0 से 0 गई, इस 0 से 0 गई, और 4 2 जा 8 और 2 0 0 20। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई करा लो इसमें,
43 में तो क्या आएगा 86, और 0 थी तो यहाँ पे 0 भी लिखो, 20 की मल्टीप्लाई होगी 43 में 860 आ गया। अब 9 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा लो, ठीक, 9 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, 9 8 जा 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 8 जा 72, 72 और 5 77, तो 7070 ये रुपीज़ आ गया। अब रिक्वायर्ड सीपी हमें निकालना है, रिक्वायर्ड सीपी जो होगा वो 7740 प्लस 200 ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7940 रुपीज़ आंसर, ठीक है। दूसरा, तुम इस क्वेश्चन को ना यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे ऑप्शन देख के। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ये चीज़ें होती है ऑब्जेक्टिव के अंदर, आपको ऑप्शन देखने थे। जब आप 9 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 9 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 72 आएगा, ठीक है। 72 और 2 zeros के आगे और लगे हुए हैं तो 7200 आ गया। लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 60 को माइनस करके देखोगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 की 9 में मल्टीप्लाई 7200 आएगा। और अगर अप्रोक्सीमेशन में इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हो, क्योंकि ये 900 के ज़्यादा क्लोज है, तो 900 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 81 आएगा। तो अगर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, वो था ये, ठीक है। बाकी और कोई ऑप्शन आसपास भी नहीं था। अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर भी, तो बहुत जगह पे लगता है ऐसे अप्रोक्सीमेशन, प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लिया होगा, फिर से पढ़िए या करिए। कुछ सेब के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि 9 रुपये प्रति सेब के स्थान पर 12 रुपये प्रति सेब करें तो कितना होगा 870 रुपये, ठीक है। यदि सभी सेबों की कुल क्रय मूल्य, सभी सेबों का कुल क्रय मूल्य 820 रुपये है तो प्रत्येक सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अर्जित लाभ 25% है। तो देखो इसने ना सारे सेब का सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें ना यहाँ पे कुल विक्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी ना हमें पता है सेबों की संख्या कितनी है, तो सेबों की संख्या भी हमें निकालनी पड़ेगी। अब सेब की संख्या निकालने के लिए ना उसने एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन दिया हुआ है। उसने कहा है अगर हम सेब को 9 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेचें तो, और अगर 12 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेचें तो उनके बीच जो प्राइस का डिफरेंस आएगा ना वो 870 रुपये है। अब तुम एक बात ध्यान रखना, जैसे तुम एक पेन लेते हो 5 रुपये का, एक पेन या 10 पेन ले लो 5 रुपये के हिसाब से लेके आए तो 5 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा 10 गुना 5 बराबर 50 रुपये। तो अगर तुम 10 पेन 6 रुपये के हिसाब से लेके आए तो कितना हो जाएगा 60 रुपये। अब तुम दोनों ही कंडीशन में देखोगे पेन, नंबर ऑफ पेन से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। ये क्या है नंबर ऑफ पेन है, इनसे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पड़ा किससे प्राइस से पड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, कितना डिफरेंस है इनका डिफरेंस कितना है -10 है, तो 10 का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस और इनके प्राइस का डिफरेंस कितना है 1 है, 1 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। तो नंबर ऑफ पेन भी कितने थे 10 थे। तो इसी तरीके से यहाँ से हमें नंबर ऑफ सेब मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ। जो इनके प्राइस का डिफरेंस है ना, जो इसके प्राइस का डिफरेंस है उसको उससे डिवाइड कर दो जितना उसके कुल एसपी में डिवीजन आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो डिफरेंस इन एसपी जो है कितना है 870 और डिफरेंस इन पर एप्पल प्राइस वो कितना है 12 - 9 बराबर 3। अगर तुम 3 से डिवाइड कर दोगे 870 को तो नंबर ऑफ सेब आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी पेन के बारे में बताया था, वो मैंने थोड़ा एक गड़बड़ उसमें कर दी कि पेन मैंने 10 ले रखे हैं और वो प्राइस में बस 1 का डिफरेंस किया था, ठीक है। वहाँ पे अगर तुम प्राइस का डिफरेंस 2 कर लोगे तो तुम्हें और अच्छे से वो समझ आ जाएगा। चलो मैं दिखा दूंगा एक बार करके, पर इसको समझो जरा। तो 870, तो नंबर ऑफ सेब कितने होंगे, नंबर ऑफ एप्पल कितने होंगे, नंबर ऑफ एप्पल होंगे 870 बटे 3। 3 से डिवाइड करोगे 29 × 87 और ये 0,
तो 290 सेब हैं। कितने सेब हैं? 290 सेब हैं। तो नंबर ऑफ एप्पल हमें मिल गए हैं। दूसरी बात, उसने 25% का क्या लिया हुआ है? प्रॉफिट लिया हुआ है। और हर एक सेब का क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो तुम्हें ना उस प्राइस के ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस प्राइस के ऊपर तुम पहले क्या करोगे? उनके कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से एक 1 एप्पल का वो निकाल लो, सीपी। 1 एप्पल का सीपी निकाल लोगे। तो हमें पता है सीपी ऑफ 290 एप्पल कितना है? दे रखा है इसने, हाँ, 2320 रुपये। 2320 रुपये, ठीक है। तो तुम 0 से 0 काटोगे, सबसे पहले तो 0 से 0 ही काटोगे। तो 29 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 232 रुपये हो जाएगा। तो 1 एप्पल का निकालना है सीपी ऑफ 1 एप्पल कितना हो जाएगा? 232/29, और ये 8 से चला जाएगा, इसके पार्टे में आता है 8 में, ठीक है। तो 8 रुपये है एक सेब का सीपी। अब कितने परसेंट का वो प्रॉफिट कमा रहा है? 25% का। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25% है। 25% प्रॉफिट परसेंट है। तो 8 का 25% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। तो इसकी फ्रैक्शन, तो तुम क्या करोगे? एसपी ऑफ 1 एप्पल कितना हो जाएगा? 8 गुना 25% बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 2 बने 10, 10 रुपये। 10 रुपये एक सेब का सीपी है, ठीक है। तुम्हें इसका 25% निकाल के उसे 290 से भाग देने की जरूरत नहीं है। तुम बस इसको ही 29 से भाग दे लो और दिख जाएगा। इसका 25% आराम से आ जाता है। कितना निकाल लोगे? 1/4 करके। वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से एकदम काम हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आसान था। अभी जो मैं समझाना चाह रहा था ना, ये चीज़ अगर तुम्हें समझना आई हो कि एप्पल का जो कुल एसपी है, कुल एसपी का डिफरेंस है टोटल सेलिंग प्राइस का, प्राइस चेंज करने पे, तो जो प्राइस में चेंज होता है ना, उससे अगर मैं इस डिफरेंस को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ एप्पल्स या नंबर ऑफ जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे मैंने प्राइस में 1 का डिफरेंस कर लिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंस और ले लेता हूँ, एक बार और समझाऊंगा उसे अच्छे से, ठीक है। ये तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी और प्यारी चीज़ है ये। देखिए क्या है, जैसे 5 पेन का सीपी, सीपी नहीं एसपी, एसपी ऑफ 5 पेन मैं ले लेता हूँ, हम करो 1 पेन लो, एसपी ऑफ 1 पेन 6 रुपीज़ ले लिया, ठीक है। टोटल पेन है, टोटल पेन 20 ले लूँ, मैंने मान लिया 20 अभी। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 26 या 120। इफ एसपी ऑफ 1 पेन, अब देखो ये 6 था, मैं इसको ले लेता हूँ 8, ठीक है, 8 ले लिया मैंने। तो टोटल कितने हैं? टोटल पेन ये हमारे 20 हैं, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? टोटल सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 40 है, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 40 है। और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमने कितना किया है? ये 6 है, ये 8 है, तो 2 है। 2 से डिवाइड करोगे तो 20। और नंबर ऑफ पेन कितने हैं? नंबर ऑफ पेन कितने हैं? वो 20 हैं। ये रहा नंबर ऑफ पेन 20। तो जो सेलिंग प्राइस में, टोटल सेलिंग प्राइस में जो चेंज आता है ना, उसको प्राइस में चेंज से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और ये हमारा काम आसान कर देगा, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको रीड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा, पढ़ो इसको एक बार। ठीक कह रहा है, जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रम से 2100 रुपये और 3150 रुपये में खरीदे। 2 अलग अलग प्राइस पे उसने खरीदे हैं, ठीक है। और पहले जैकेट को K% के लाभ पर और दूसरे जैकेट को K% की हानि पर
बेचकर उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, और एक में उसने सेम प्रॉफिट कर दिया और एक में उसने सेम लॉस कर दिया है, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, ना परसेंटेज पता है, ठीक है, और के का मान पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए लीनियर इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस सेम है, क्या है, सेलिंग प्राइस इज एसपी इज सेम। तो दोनों क्वांटिटी के लिए सेलिंग प्राइस सेम है, तो हम दोनों क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस निकालेंगे और उसको इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो पुट एसपी ऑफ बोथ आइटम इक्वल, दोनों आइटम्स का हम एसपी क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। अगर ये लेटर छोटे दिखते हैं तो यूट्यूब पे ऐसे करके जूम कर लेना, जूम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा बड़ा दिखेगा फिर। तो पहली क्वांटिटी का जो हमारा पहला आइटम है जैकेट जो है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2100 है, कितना है, 2100 है। तो 2100 को जब उसने कितने में बेचा, प्रॉफिट में बेचा, के परसेंट के। तो मैंने बताया था 100% होती है कोई भी चीज़, तो उसमें जब अगर के परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 100 में ऐड होएगा के, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस के परसेंट है, तो परसेंट को फ्रैक्शन में बनाएंगे अपॉन 100, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको इक्वल रखेंगे दूसरी क्वांटिटी, जो हमारा दूसरी जैकेट है उसके सेलिंग प्राइस से इक्वल। तो दूसरी क्वांटिटी या जो दूसरा जैकेट है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 3150, उसको उसने 3150 रुपये में खरीदा है, और उस पर क्या हो गया, लॉस हो गया, और के परसेंट का ही लॉस हो गया। तो 100 माइनस के, और ये परसेंट था तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए 100 अपॉन में इधर भी है और इधर भी है, तो कट जाएगा, कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो गायब। अब ये देखिए 21 से कटता है, 21 कम 21, 10 बचे और 5, 105, 21 पंजे 105, कट रहा है पूरा। तो 21 कम 21 और ये जीरो, 21 कम 21 और 21 पंजे 105, ये आया 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, गुना कर लो इधर, ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 2 के बराबर 300 माइनस 3 के, ये 3 के इधर 3 के इधर माइनस है तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 5 के हो जाएगा। ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो 5 से कितना बार गया, 20 बार, तो के बराबर कितना आ गया, 20। तो जो के परसेंट था ना, तो वो था हमारा 20%। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब तुम देख रहे होगे कि मैंने ये अपॉन 100 करके लिखा है, तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे। इसके अंदर जितना इसका प्रॉफिट है उसके साथ 100 प्लस के मल्टीप्लाई कराओ, और इसमें जो लॉस हुआ है 100 माइनस के कराओ, सेलिंग प्राइस सेम है तो यहीं से इक्वल रख दोगे, और डिवाइड करोगे रेशो आ जाएगा, मतलब डिवाइड करोगे रेशो क्या आएगा, इनको सोल्व कर लोगे ऐसे ही इक्वेशन बना के, और कोई रास्ता नहीं है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब कोई वस्तु 720 रुपये में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, और जब उस वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाता है तो x प्लस 5% का लाभ होता है। तो x का मान बताना है क्या है। अब देखिए x का मान पूछा गया है, अब x का मान क्या है, वो एडिशनल प्रॉफिट कितने % का कमाया। अब आप देखिए जरा, पहले मैं इसे रफ कर दूं, एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करिए जब तक। देखिए क्या होता है कि जैसे मार्क्स आते हैं 100 में से, अगर हमारे मार्क्स आते हैं किसी के 50 या 60, चलो 60% फिर भी ठीक है, तो 60 ये आए, इतने मार्क्स आए, और किसी के 75 आए 100 में से, ये कितने परसेंट है, 60% है, ये कितने परसेंट है, 75% है, ठीक है। इनमें कितने परसेंटेज का डिफरेंस है, 15% का डिफरेंस है, ठीक है। और कितने नंबर का डिफरेंस है, 15 नंबर का डिफरेंस है, 15 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। अभी दूसरा देखिए, जैसे 200 में से आए 126 मार्क्स आए, ठीक है, और 200 में से ही किसी के 150 मार्क्स आए, 156 ले लो, चलो 156 मार्क्स आए, ये कितना परसेंट है, ये परसेंट है,
63%। और ये कितना परसेंट है? 75 और 3 78%। ये 78% मार्क्स है। तो कितने परसेंटेज का डिफरेंस है? इधर से इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, इधर से आएगा, इसमें ध्यान देना जरा। कितने परसेंट का डिफरेंस है? 15% का डिफरेंस है। ये क्या है? परसेंटेज में डिफरेंस है। जैसे वो बोल रहा है ना x, पहले x% हुआ, तो यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये x% था हमारा, और इसमें कितने परसेंट का प्लस हो गया? 15% का प्लस हो गया, 15% का प्लस हो गया। और यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना आया है? ये 30 का डिफरेंस है। कितने का? 30 का। ठीक है, मैंने 15% का डिफरेंस बताया यहाँ पे। ये 63 तो है ही है, लेकिन अगर 30 मार्क्स और आ गए तो वो कितने परसेंट है? 15% है। अब देखिए, अगर मैं 200 का 15% निकाल लूंगा ना, तो वो मेरा 30 ही आएगा। 200 का 15% अगर मैं निकालूंगा तो वो मेरा इतना ही आएगा, 15 टू जा 30। तो ये ही मैं बताने वाला था यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है जब कोई वस्तु 720 रुपये में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको 750 में बेच दे, कितने रुपए ज़्यादा में, कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है वो? 30 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है, 30 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, और ये 30 रुपये कितने परसेंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवा रहे हैं? 5%। जैसे यहाँ पे 15% ज़्यादा थे 30% का, तो मैंने 200 का 15% निकाल दिया था, तो वो आया था 30। तो ऐसे ही ये उस नंबर का ना, ये जो 30 है उस नंबर का 5% है। जितना उसने एक्स्ट्रा बेचा है ना, और जितना उसको एक्स्ट्रा परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, वो उसी पे हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होता है। कॉस्ट प्राइस पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, और 5% का अगर उस पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट लोगे तो वो ऐसे ही निकलेगा, जैसे तुमने x% तो लिया ही लिया है और 5% भी उसी पे है, वो ऐड हो रहा है, और उसकी वजह से वो सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है? 30 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। तो उस सीपी का 5% 30 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो जो हमारा ये कोई प्राइस है, हमें नहीं पता उसका सीपी क्या है, सीपी का 5% इक्वल टू 750 माइनस 720 बराबर 30। तो 5% की तुम फ्रैक्शन लिखोगे, कितनी होती है? 1/20। तो यहाँ से सीपी कितना आ गया? 600 आ जाएगा, 600 रुपीज़। और उसने क्या पूछी है? एक्स की वैल्यू पूछी है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना था x% के टाइम पे? वो था 720। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था हमारा? 720। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट में लिख देता हूँ, इससे लिख देता हूँ दूसरे से। प्रॉफिट परसेंट कितना है? x%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो कितना है प्रॉफिट हमारा? 120 का है, लेकिन है कितना? x%। तो CP का x% यानी 600 का x%, x/100 इसके इक्वल है 120 के इक्वल है। तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 6 से डिवाइड करोगे, 6 2 जा 12 और ये 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो x% कितना हो गया? 20% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन में 20 है, 20% देख लो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 20 है, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा ध्यान रखना, किसी सेम क्वांटिटी पे जब परसेंटेज पॉइंट बढ़ाते हो ना, अगर 1% पॉइंट बढ़ाओगे तो वो उसी पे बढ़ेगा। जैसे किसी नंबर का 5% तुमने 10% निकाला है 100 का, तो वो 10 है, और 5% बढ़ाओगे तो 5% बढ़ाओगे तो 10% से 5% बढ़ाने के 15% हो जाएगा, और 100 का 15% कितना है? 15 है। 5 ही इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो परसेंटेज पॉइंट में जो इंक्रीज होता है वो उसी सीपी पे होता है। तो x से फालतू यहाँ पे हमारा 5% हो रहा था, तो 5% के अंदर हमारा कितना सेलिंग प्राइस बढ़ रहा था? 30 का बढ़ रहा था। तो ये उसी कॉस्ट प्राइस पे बढ़ रहा था, तो उस कॉस्ट प्राइस का 5% 30 के इक्वल था। यहाँ से हमने उसको इक्वल रख के कॉस्ट प्राइस निकाल लिया जो 100% क्वांटिटी थी, और ये 5% था। 5% 30 के बराबर है, 100% चाहिए, तो 5 में 20 की गुणा करके 100% आता है। तो मैं ये फ्रैक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसी में 30 में सीधा सीधा 20 की गुणा करो तो सीधा CP आएगा। 5 की 20 में गुणा करोगे 100% हो जाएगा, और CP का 100% यानी CP ही है, तो सीधा CP आएगा यहाँ से। P% फिर हमने जो बता दिया उसे दोबारा देख लेना चाहे तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, रीड करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
35% वस्तुएं 60% के लाभ पर बेची, जबकि शेष वस्तुएं x% की हानि पर बेची गई। यदि कुल हानि 12% है तो x का मान दशमलव के एक स्थान तक सही ज्ञात करें। चलो एक बार करो इस क्वेश्चन को, देखो कोशिश करके, फिर मैं बताता हूँ इसको। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हो रहा है, करें जल्दी। ले मैं बता रहा हूँ, 35% है, ठीक है क्वांटिटी, उसने एक्चुअल नंबर्स दिए ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 30% निकालोगे किसी ऐसे नंबर का तो वहाँ पे क्या होगी, गड़बड़ होने चांसेस हैं। तो हम 100 लेंगे टोटल गुड्स, अपनी टोटल आइटम कितने ले लेते हैं, टोटल आइटम हम कितने ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। तो 100 का 35% कितना होगा, 35 ही होगा। इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बेचे हैं। एक को तो उसने कितने परसेंट के लाभ पे बेचा है, हाँ 35% वस्तुएं 65% के लाभ पर बेची हैं, और जबकि शेष वस्तुएं यानी दूसरा सेक्शन जो है वो x% की हानि पर है। तो दो ही सेक्शन है, तो शेष कितनी बची, इसमें से बी सेक्शन जो हमारा है वो हमारी बची 65 बची है, और टोटल हमारी है कितनी, ये टोटल कितनी है 100 हो गई, देख लो टोटल हो गई हमारी 100। तो इसके ऊपर कितने का प्रॉफिट है, 65% का, प्लस 65% प्लस कितना 65%, और इसके ऊपर क्या कह रहा है, x% का लॉस है। कितने का लॉस है, x% का लॉस। अब देखो 35 का 65% निकालना बहुत मुश्किल काम है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए टाइम बढ़ाएगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है, जब ऐसी क्वांटिटीज दे रखी हो, उनको सेक्शंस में डिवाइड कर रखा हो, तो इनके नंबर से हमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम इनका क्या करेंगे, रेशो लेंगे। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 35, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 13 5 जा 65, और 5 से इसको भी कर लो, फिर ये 20 हो गया। अब ये 7 है, ये 13 है। अब 7 का भी 65% निकालना कोई ऐसा काम तो है नहीं कि आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम 100 का परसेंटेज निकालते हैं तो इजीली निकाल लेते हैं। अगर हमें 100 का 10% चाहिए तो हम 100 का 10% निकालेंगे, 10 आएगा। 100 का 25% 20 आएगा, 37% 37 ही आएगा 100 का। तो ऐसे ही 100 का 65% कितना आएगा, 65 ही आएगा। और 100 के 7 हो जाए तो फिर 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे 65 में, तो वो आ जाएगा हमारा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको ऐसे ही डिवाइड कर लूँगा, मतलब ए बी और ये हमारा टोटल, इसके सामने 0 लगा दो, 100 का मल्टीपल बना लो, इसको भी 100 का मल्टीपल बना लो, और ये तो है ही, इसमें भी हो जाएगा। फिर टोटल क्वांटिटी हमारी इन दोनों को ऐड करके तो आएगी, तो ये आ गई 20,000। अब मैं 100 का इजीली निकाल सकता हूँ, तो 700 का भी मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। 100 का 7 टाइम्स ये है, तो 65 का 7 टाइम्स ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और उसने ओवरऑल प्रॉफिट भी बता रखा है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस बताया या प्रॉफिट बताया, देखना जरा। कुल हानि 12% है, तो लॉस हुआ है, तो मैं प्लस का साइन नहीं यूज करूंगा, मैं किसका साइन यूज करूंगा, मैं माइनस का साइन यूज करूंगा, -12%। तो -12% ही मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, ठीक है। प्लस 65%, तो क्या हो जाएगा, वो नहीं, बस मैं इतना ही लिखूंगा। तो इसका 65% कितना हो जाएगा, इसका 65 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 6 जा 42 और 3 45। इसका हमारे पास x% है, तो हमें नहीं पता कितना हो जाएगा, ठीक है। ये x हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लिए पहले ये करना पड़ेगा, इसको 12% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 गए, और 20 से 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 240, और ये क्या है, लॉस है, तो माइनस साइन। अब देखो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये प्लस का है प्रॉफिट, तो यहाँ पे ऐसा कितना लॉस हो गया कि टोटल लॉस ही 240 का हो गया। तो वो नंबर निकालने के लिए इसको उसमें से माइनस करेंगे, जितना हमें यहाँ पे चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, टोटल में से अगर हमें इन दोनों में से कोई एक चाहिए, जो गिवन है उसको उसमें से माइनस करना है। तो जब मैं 445 को इसमें से क्या करूँगा, माइनस करूँगा 455 को, तो क्या आएगा मेरा 5, क्योंकि माइनस माइनस है दोनों ही, तो प्लस हो जाएंगे। 4 और 5 9, 4 और 2 6, और साइन जैसा है वैसा ही आएगा माइनस का। तो ये -695 का क्या हो गया, इस पे लॉस हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये 13 टाइम्स है इसका, x का, मतलब
13 से मल्टीप्लाई होकर आएगी, या 1300 का x% जो है वो ये है, ठीक है। तो मुझे 13 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 695 अपॉन 13, तो 13 से डिवाइड करोगे, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 4 बचा, 4 और 5 45, और 13 3 जा 39, 53 बचे कितने 6 और 0 66, 13 4 जा 52, 8 बचा और 0, 13 6 जा 78, तो 53.46% डेसिमल का 2 प्लेस तक है। लेकिन अगर हम 1 डिजिट तक ही देना चाहते हैं तो या तो 53.4 आएगा आंसर, और अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो 53.5 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे 53 का भी बल्कि एक ही दे रखा है, तो हमें डेसिमल के आगे भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। 53.5 दिया हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, ये 0 हो जाएगा, इधर 1 ऐड हो जाएगा, तो 53.5 ही हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। ध्यान रखना, जब भी वो गुड्स को ऐसे दे 35% और यहाँ पे उल्टा सीधा, मतलब इतना गंदा ये प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कि 35 का 60% निकालने में नानी याद आ जाएगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, 100 का मल्टीपल बना लूँगा, जो नंबर ऑफ गुड्स है ना उसको 100 का मल्टीपल बनाऊंगा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं तो फिर यहाँ पे भी डेसिमल बनता, यहाँ पे भी डेसिमल बनता, और फिर इसको भी डेसिमल में ही करना पड़ता, तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर टाइम बचाना है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे उसको कैलकुलेशन को ईजी करें। तो एक मेथड अप्रोक्सीमेशन है, और दूसरा 100, अगर परसेंटेज वाले हैं तो 100 के मल्टीपल बना लो, ठीक है। 100 पे परसेंटेज निकालना आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, बस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म करेंगे। चलिए, वो कह रहा है क्वेश्चन में 28 रुपये पर केजी ग्राम लागत वाले कितने किलो नमक को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 6.6 किलो नमक में मिलाया जाना चाहिए, जिससे ताकि मिश्रण को 29.90 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ भी होना है, मिक्सचर भी करना है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन वाले चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का जिक्र हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कर लेंगे, और एलिगेशन में मैं साथ के साथ बता दूंगा, जिनको एलिगेशन समझ आता है तो वो एलिगेशन से भी देख लेना इसको, जो भूल रहे हैं। लेकिन एलिगेशन भी ना इसी मेथड को आसान करके बनाया जाता है। अभी देखिए, जैसे आप 2 सामान लेके आए हो, एक में दाल है और दूसरे में चावल है, अगर तुम दोनों को मिलाओगे और उनका एक मिक्सचर तैयार करोगे और उसका कॉस्ट प्राइस देखोगे, तो लागत में क्या करोगे, जो उसके कच्चे माल आपने यूज़ किए हैं उनके जो प्राइस थे उसी को तो ऐड करोगे। जो भी आप सामान बनाते हो या कुछ भी बनाओ, चलो दाल चावल तो एक मिक्सचर मैंने बात कर दी, लेकिन अगर आपने देखा हो आपके आसपास कोई दुकान है या आपने कुछ कभी किया हो ऐसा मिक्सचर, तो उस मिक्सचर में क्या होता है, उस मिक्सचर के अंदर जितना आप कच्चा माल जोड़ते हो तो आप उसकी लागत के अंदर उन कच्चे माल की कीमतों को ऐड करते हो। तो यहाँ पे उसने 2 तरीके की ये बोले हुए हैं, एक तो कम लागत वाला नमक, एक तो ये नमक है, और दूसरा भी क्या है, दूसरा भी नमक है, दूसरे की लागत कम है, ठीक है। तो 2 अलग अलग कॉस्ट प्राइस वाले नमक को जब आप मिलाओगे ना, तो उनमें जो रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया है उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उनको ऐड करके तो आपके मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और उस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट पे आपने सेल किया है, उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस उसने दिया हुआ है। तो सीपी पर कितने परसेंट का सीपी पर कितने परसेंट का प्रॉफिट उसने लिया हुआ है, उसने लिया हुआ है 15% का प्रॉफिट। तो 15% की मैंने फ्रैक्शन बताई हुई है कई बार, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, ठीक है। तो सीपी को 15% ज़्यादा में बढ़ा के बेचेगा तो 23/20 हो जाएगा, और ये कितना गिवन है 29.9 रुपीज़, ठीक है, इतना गिवन है। तो 23 से डिवाइड करो, 23 1 जा 23, डेसिमल की जगह पे आएगा 6 और 9 69, 23 3 जा 69, और सीपी कितना आ जाएगा आपके मिक्सचर का, सीपी ऑफ मिक्सचर कितना आएगा, 13 की 20 में करोगे तो 26 रुपीज़ आ जाएगा, 26 रुपीज़, ठीक है। अब हमें नहीं पता हमने कितनी क्वांटिटी मिलाई है,
हमारे पास दो तरीके के चावल हैं, ए और बी। इसका प्राइस कितना है 28 है, पहले वाले का कितना है 28 है, और दूसरे वाले का कितना है 16 है। ये क्या है इनका प्राइस है। इधर मैं करता हूँ क्वांटिटी को क्यू से लिख लेता हूँ, क्वांटिटी इसकी हमें पता नहीं है तो मैं x मान लूँगा, और इसकी पता है 6.6 kg। तो हमारा जो टोटल सीपी आएगा ना, एक्चुअल सीपी जो आएगा हमारा टोटल सीपी, तो टोटल सीपी जो हमारा आएगा इन दोनों की प्राइस, जैसे 1 किलो चावल, जैसे ये 16 रुपये किलो चावल है, तो 6.6 किलो चावल कितने के होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो प्राइस आएगा। तो ऐसे ही ये इनकी मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 28x, इसको प्लस करूंगा 16, देखो ये 16 की मल्टीप्लाई मैं करा दूंगा 6.6 में, ये क्या हो जाएगा प्राइस हो जाएगा। तुम्हें मल्टीप्लाई करानी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और टोटल तुम्हारा कितना हो रहा है, ये x प्लस 6.6 हो रहा है ना टोटल में, टोटल में क्या हो रहा है x प्लस 6.6, इतना ही तो रॉ मटेरियल तुम्हारा है, जितना रॉ मटेरियल होगा उतना ही तो मिक्सचर बनेगा। x में 6.6 मिलाओगे तो x प्लस 6.6 ही तो आएगा। और इसका जो हमने प्राइस निकाला है कितना है 26 है इसका प्राइस, ठीक है। मिक्सचर का प्राइस कितना है 26, तो ये इक्वल हो जाएगा 26 की मल्टीप्लाई कराओगे x प्लस 6.6 में, ठीक है। तो यहाँ से ये 26x इधर जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 28 में से 26x को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2x आएगा, इक्वल टू ये 26 की मल्टीप्लाई 6.6 में हो रही है, 6.6 में, और ये इधर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 16 मल्टीप्लाई 6.6, ये 2x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखो यहाँ से 6.6 बाहर कॉमन है, 6.6 बाहर कॉमन है, और कॉमन है तो अंदर क्या बचा है यहाँ से 26 माइनस 16, तो 10 यहाँ से कितना बच जाएगा 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा 66। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66/3, 3 नहीं 2, तो कितना हो जाएगा x, तो x हमारा आ जाएगा 33, तो 33 kg, तो 33 किलो मिलाने पड़ेंगे उसको, ठीक है। 33 है ऑप्शन में है, तो 33 किलो मिलाएगा तब जाके वो इस पर 15% का प्रॉफिट कमाएगा। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। ये था इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेथड आता है। जितना आप रॉ मटेरियल मिलाओगे उतना ही मिक्सचर तैयार होगा, और जो मिक्सचर का प्राइस है वो टोटल सीपी आएगा। और इनका सीपी कैसे निकालोगे, जो रॉ मटेरियल का सीपी है पहली क्वांटिटी का और दूसरी क्वांटिटी उनको ऐड कर दो तब भी वही आएगा, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो ये सेलिंग प्राइस गिवन था ना, जो ये सेलिंग प्राइस गिवन था और जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था, इनकी हेल्प से हम एक्चुअल सीपी निकाल लेते हैं मिक्सचर का, उसी से होता है ये, नहीं तो फिर और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। ये हमें निकालना पड़ता है। अब एलिगेशन के अंदर क्या होता है, एलिगेशन के अंदर इस कैलकुलेशन को बचा लेते हैं, होता वहाँ पे भी यही है। अब देखो मैं इसकी साइड में ही कराऊंगा एलिगेशन मेथड, तो उसमें तुम देख लेना कहाँ पे क्या होता है, तो मैं कैलकुलेशन बता दूंगा कहाँ पे बचती है। आप क्या करते हो, जो ये प्राइसेस हैं इनको लिखते हो यहाँ पे, एक था 28 और दूसरा कितना था 16, और उसमें भी ना हम क्या करते हैं, ये दोनों सीपी हैं, ये दोनों भी क्या हैं सीपी हैं, और यहाँ से तब भी हमें इस 15% की हेल्प से और इस एसपी की हेल्प से ये वाला सीपी निकालना पड़ता है मिक्सचर एलिगेशन के अंदर भी, तो ये काम तो वहाँ भी होगा। तो ये 26 हमने बीच में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने 28 में से 26x को माइनस किया था, नहीं किया था, तभी तो ये 2x आया था, तो इसमें से भी तो इधर माइनस होता है ये, ठीक है 2 आता है। अब ये क्वांटिटी बड़ी है, इसमें से माइनस हो जाते तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, इतना ही तो था। पहली क्वांटिटी की हमें पता नहीं था कितने मिलाए हैं, पहली क्वांटिटी का पता थोड़ी था, तो ये तो कितना था 6.6 था, 6.6 था, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें किसकी मल्टीप्लाई हुई है 3.3 की। अब 3.3 की इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 33, तो 33 ही हमारा क्या था आंसर था। अब यहाँ पे देखो ये 16 और ये 6.6, ये 6.6 तो इधर भी है ना,
और यहाँ पे भी है 6.6 को हमने किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी कर रखा है 2 से डिवाइड, तभी तो 3.3 आया। और किससे मल्टीप्लाई कराई है, 10 से मल्टीप्लाई कराई है, तभी तो आया था ये। तो 10 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे भी करा रखी है इसके अंदर, तभी तो 33 आया। तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये मिक्सचर एलिगेशन में बच जाता है, तो इसी के लिए हम उसे यूज़ कर लेते हैं। वैसे है यही चीज़, ठीक है। तो ये हमें आसान पड़ जाता है इसमें हमारा। एक तो ये जो पजलिंग करने वाली चीज़ होती है ये नहीं होती, सारी चीज़ देखो फिगर है और क्लियर हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। रीड करो इसको, करने की कोशिश करो। तो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत हैं इस वीडियो के अंदर। 10-12 क्वेश्चन हो गए होंगे आज तो। चलिए आखिरी क्वेश्चन रीड करिए आज का। ये है 800 रुपये की 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कल भी कराया था एक, याद हो तो, जहाँ पे वो कह रहा था कि कुछ वस्तुएं हैं उनको 20 वस्तुएं थी और 4 वस्तुओं बेचने को, 20 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई थी, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, 2 वस्तुओं को बेच रहा है और 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ हो गया, तो यहाँ पे हमें एसपी निकालना पड़ेगा। इसका 800 का हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे। तो कितनी वस्तु बेची है, 2 वस्तुएं बेची है, ठीक है। 2 वस्तुएं बेचने पर उसको लाभ हो गया कितने का, 3 वस्तु। तो CP ऑफ 2 गुड्स बराबर 2 रुपीज मान लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है CP ऑफ 3 गुड्स, 3 गुड्स का ही हुआ है ना, हाँ 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है लाभ। तो कितना हो जाएगा ये 3 रुपीज़, इसको भी रुपीज़ लिख लो। तो SP कितना हो जाएगा हमारा, 3 और 2 5 रुपीज़ हो जाएगा। पर उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था लाभ प्रतिशत, तो हमें तो ये SP निकालने की जरूरत थी नहीं। लाभ 3 का हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज 3 का लाभ कितने पे, 2 को बेचने पे हुआ है, 2 को बेचने पे 3 का लाभ, और मल्टीप्लाई करा दो 100 से 50, 53 जा 150, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 150% का लाभ हुआ है। तो लाभ 100% से ऊपर भी होता है, बहुत सी चीज़ों पर ध्यान रखना, ऑप्शन से घबराना नहीं है। तो 150% है ऑप्शन में, है डी ऑप्शन है, ठीक है। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में नहीं लगता, सॉरी 1 सेकंड तो लग जाएगा, लेकिन 10 सेकंड नहीं लगेंगे इसको क्वेश्चन को करने के लिए। तो आज की डेट में जो CGL का एग्जाम आ रहा है ना, उसके अंदर क्वेश्चंस तुम देख रहे होगे इजी पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एवरेज अटेम्प्ट इस बार का था वो 26 क्वेश्चंस का रहा है, लगभग 26 या 27। तो वो 3 क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी जब दिए होते हैं ना तो उनको भी ठंडे में करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 10 सेकंड में ही करोगे तब तुम उन क्वेश्चन को टाइम दे पाओगे जो तुम्हें करने हैं, तभी तुम्हारा एवरेज से ऊपर जाएगा अटैम्प्ट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 10 या 20 सेकंड का है उनको 10 या 20 सेकंड में ही करेंगे, तब जाके तुम्हारे पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा वो, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। और एक टाइम के अंदर होना कितना ज़रूरी है, वो ऐसे क्वेश्चंस को अगर मैं 10 सेकंड से फालतू का टाइम लूँगा ना तो मैं कहीं ना कहीं लूज़ कर रहा हूँ उन वाले क्वेश्चंस को जो कि वो एग्जामिनर चाहता है कि नॉलेज टेस्ट करे हमारी, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिखाई देते हैं पेपर के अंदर, फालतू थे नहीं इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट सेशन और अच्छा रखेंगे। और आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो फिर और आगे के भी आएंगे, क्योंकि मैं लगातार अपने वीडियो में सुधार कर रहा हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे और आगे की वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो लगातार सुधार आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, सारे मेथड्स अच्छे मिलेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू।